हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लर्न एवरीथिंग। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि आने वाली वीडियोस में मैं आपको पूरा एनसीईआरटी सिलेबस कराने वाली हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 7 की बुक एन एलियन हैंड का चैप्टर 2 ब्रिंगिंग अप कारी के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। मैंने इस चैप्टर की हिंदी एक्सप्लेनेशन भी की हुई है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज पेज नंबर 14 का क्वेश्चन नंबर 1। द इनक्लोजर इन विच कारी लिव्ड हैड ए thatched roof that lay on thick tree stumps. Examine the illustration of Kari's pavilion on page number 8 and say why it was built that way. तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है, कारी जिस बाड़े में रहता था उसमें एक थैच्ड रूफ था। थैच्ड रूफ क्या होता है? जो घास फूस से बनी हुई छत होती है। और ये छत कैसे बनी हुई थी? ये छत एक घने से वृक्ष के ऊपर में घास फूस के ढेर को रखकर बनाया गया था। तो पेज नंबर 8 में कारी के मंडप के बारे में बताया गया है। तो अब आपको बताना है कि ये जो मंडप था ये इस तरह से क्यों बनाया गया था। तो इसका आंसर है, Kari's pavilion was built of thatched roof that lay on thick tree stumps because it was very tall and the thatch would not fall when Kari bumped against the poles. तो इसका मतलब है कारी का जो मंडप था वो घास फूस की छत से बना था और ये एक मोटे से पेड़ के ऊपर में ढेर को, यानी कि जो घास फूस का ढेर था उसको बिछाकर बनाया गया था, क्योंकि जो हाथी था वो बहुत ऊंचा था और जब कारी खंबे से टकराता था तो ये नहीं गिरता था। क्वेश्चन नंबर 2। डिड कारी एंजॉय हिज मॉर्निंग बाथ इन द रिवर? तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है, क्या कारी नदी में अपने सुबह के स्नान का आनंद लेता था? तो इसका आंसर है यस, कारी लव टू बी टेकन टू द रिवर फॉर हिज बाथ. He lay down on the sandbank. The narrator rubbed his body with clean sand. Then he washed his body with water. He used to make sounds joyfully. तो इसका मतलब है हाँ, कारी को अपने स्नान के लिए नदी में ले जाना बहुत पसंद था। वह रेत के किनारे में लेट जाया करता था और जो नैरेटर था वो उसके शरीर को रेत से रगड़कर साफ करता था और फिर वो उसके शरीर को पानी से धोता था और इस तरह से वो खुशी से आवाज भी करता था। क्वेश्चन नंबर 3। फाइंडिंग गुड ट्विक्स फॉर कारी टुक ए लॉन्ग टाइम, व्हाई? तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है, कारी को अच्छी टहनियों को खोजने में काफी समय लगता था, क्यों? तो इसका आंसर है, द नैरेटर हैड टू वर्क हार्ड टू गैदर सॉफ्ट न्यू ट्विक्स फॉर कारी. He had to climb all kinds of trees. If the twigs were deformed, Kari refused to eat them. तो इसका मतलब है नैरेटर को कारी के लिए नरम टहनियों को इकट्ठा करने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। उसे सभी प्रकार के पेड़ों पर चढ़ना पड़ता था। यदि अगर टहनियां खराब हो गई तो कारी उन्हें खाने से मना कर देता था। क्वेश्चन नंबर 4। Why did Kari push his friend into the stream? तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है, कारी ने अपने दोस्त को पानी की धारा में क्यों धकेला? तो इसका आंसर है, कारी pushed his friend into the stream because a boy was drowning in the water. Kari himself could not save and carry the boy to the shore. तो इसका मतलब है कारी ने अपने दोस्त को, यानी कि नैरेटर को पानी की धारा में इसलिए धकेल दिया था क्योंकि एक लड़का पानी में डूब रहा था। कारी खुद को बचा नहीं पाया और लड़की को किनारे ले गया। क्वेश्चन नंबर 5। कारी वॉज लाइक ए बेबी, वट आर द मेन पॉइंट्स ऑफ कंपैरिजन? तो यहाँ पे पूछा गया है, कारी एक बच्चे की तरह था, तो यहाँ पे कंपैरिजन के लिए आपको कुछ पॉइंट्स बताने हैं। तो इसका आंसर है, कारी वॉज लाइक ए ह्यूमन बेबी, ही हैड टू बी टॉट ए फ्यू लेसन्स टू बिकम गुड. लाइक ए बेबी ही टू प्लेड सम मिस्चीफ. He used to steal away the fruits from the dining table. तो इसका मतलब है कारी एक इंसान के बच्चे की तरह था। अच्छा बनने के लिए उसे भी कुछ पाठ पढ़ना पड़ता था। एक बच्चे की तरह उसने भी कुछ शरारत की थी और वह डाइनिंग टेबल से फल चोरी कर लेता था। क्वेश्चन नंबर 6। कारी helped himself to all the bananas in the house without anyone noticing it. हाउ डिड ही डू इट? तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है, कारी ने बिना किसी को सूचित किए घर के सभी केलों को खुद की मदद से ले लिया,
तो उसने ऐसा कैसे किया था? तो इसका आंसर है कारी वॉज ए मिस्चीवियस बट इंटेलिजेंट क्रिएचर. He started taking away the bananas kept on the dining table. He used his black long trunk to steal fruits through the window. तो इसका मतलब है कारी एक शरारती लेकिन बुद्धिमान जीव था. वह डाइनिंग टेबल पर रखे हुए केलों को हटाने लगा. उसने खिड़की के माध्यम से फलों को चुराने के लिए अपनी काली सी लंबी सूंड का इस्तेमाल किया. क्वेश्चन नंबर 7. कारी learned the commands to sit and to walk. What were the instructions for each command? तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कारी ने बैठने और चलने के लिए कुछ कमांड सीखे थे. हर एक कमांड के लिए क्या निर्देश थे? तो इसका आंसर है कारी लर्न द कमांड्स टू सिट डाउन और स्टैंड अप एंड वॉक फास्ट और स्लो. द वर्ड धत was the command to sit down. The word माली was the command to walk. तो इसका मतलब है कारी ने नीचे बैठने या खड़े होने और तेज या धीमी गति से चलने की कुछ कमांड सीखे थे. धत शब्द जो था वो उसे बैठने के लिए आज्ञा दी जाती थी और माली शब्द जो था वो उसे चलने के लिए आज्ञा दी जाती थी. क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट इज द मास्टर कॉल? व्हाई इज इट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिग्नल फॉर एन एलिफेंट टू लर्न? तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है मास्टर कॉल क्या है और हाथी के लिए ये सीखना सबसे जरूरी संकेत क्यों है? तो इसका आंसर है द मास्टर कॉल वॉज ए स्ट्रेंज काइंड ऑफ हिसिंग लाइक ए स्नेक एंड हाउलिंग लाइक ए टाइगर. It sounded like a fight between a snake and a tiger. The sound had to be made in the elephant's ear. It was a necessary signal for Kari to uproot trees and make a passage through the dense forest for the house. तो इसका मतलब है मास्टर कॉल एक अजीब तरह की आवाज होती है जो कि सांप की हिसिंग की आवाज की तरह लगती है या फिर बाघ के घुर्राने की आवाज की तरह लगती है. यह एक सांप और बाघ के बीच की लड़ाई की तरह भी लगती है और हाथी के कान में आवाज करनी पड़ती है. कारी के लिए ये संकेत इसलिए भी जरूरी था ताकि वे पेड़ों को उखाड़े और घर के लिए घने जंगल से गुजरे. तो इसी के साथ इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर समाप्त होते हैं. धन्यवाद.